जो घोसी का रिजल्ट आया है उसके ऊपर विश्लेषण अभी होना है। आएगा तो मोदी ही, और ये सबको पता है। ये आपके कहने से तो नहीं आया। बंबई में तय हुआ है कि अटैक करेंगे। अभी तक तो सामने एक ही चीज आई है, सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, सनातन धर्म को अटैक करो। आप लिख के ले लीजिए, इंडिया अलायंस जिसका नाम है, मई 2024 में एक तरफ मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और दूसरी तरफ ये बिखर के छिटक जाएगा इंडिया अलायंस, जिसका नाम आप कभी नहीं सुनिएगा। ममता बनर्जी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट को एक तरफ और कांग्रेस को एक तरफ लेके बैठ सकती हैं वो इंडी के मीटिंग में, लेकिन जब बंगाल लौटेंगी तो क्या हो। पटना साहिब से इस बार ऋतुराज सिन्हा बीजेपी को उम्मीदवार। मोदी जी की रणनीति कोई पकड़ ले, ये ऑपोजिशन के आप पूरे मीडिया सर्कल में किसी का मादा नहीं। मुझे लगता है 18 और 22 के बीच में देश हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं, तो अभी तक सामने नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें हालांकि सीटों के मामला में बीजेपी का कुछ कम बेसी नहीं हुआ है, लेकिन खास करके जो यूपी में जो परिणाम आया है घोसी में, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। और कहा भी जा रहा है कि मोदी का तिलिस्म जो है वह कम हो रहा है। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा हैं, इनसे बात करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सह प्रभारी भी हैं। सर, त्रिपुरा में तो आपने इज्जत बचा ली। देखिए, त्रिपुरा में 2 बाई इलेक्शन हुए और दोनों बाई इलेक्शन में मुझे लगता है कि ना केवल भाजपा की जीत हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश इंडिया अलायंस को गया है। देखिए, त्रिपुरा के सीट पर भाजपा ने एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया। सामने थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का आपको ध्यान होगा कि वहां पे 25 साल से अधिक लगातार सीएम रहा है। उसके पहले कांग्रेस का दबदबा त्रिपुरा में रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर जो साझा कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट दिया था, उस कैंडिडेट को मिलता है मात्र 3000 वोट, और भाजपा के सिंबल पर लड़ रहे मुसलमान कैंडिडेट को मिलता है 34,000 वोट। 30,000 वोट के अधिक के मार्जिन से भाजपा का मुसलमान कैंडिडेट जीता है। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, मुसलमान भाई हैं, आपको वोट नहीं करते। नहीं, डरने का बात नहीं है। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के घटक दलों को एक संदेश है कि जो उन्होंने एक भ्रम बना रखा है कि ये वोट बैंक पे ही राजनीति चलेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान भाई भी पढ़े लिखे हैं, मुसलमान भाई भी मोदी जी की ईमानदारी और गरीब कल्याण के कार्यों से प्रभावित हैं, हमारी प्रदेश सरकार के काम से प्रभावित हैं, और उन्होंने इस बात को अपने मताधिकार का प्रयोग करके जाहिर किया है। हमने शुरू में कहा है कि बीजेपी के युवा चेहरा ऋतुराज सिन्हा ने त्रिपुरा में बीजेपी की इज्जत बढ़ा दी, एक सीट बढ़ा भी दिया। यूपी में क्या हो गया? देखिए, जो घोसी का रिजल्ट आया है उसके ऊपर विश्लेषण अभी होना है, उस पर बैठक और चर्चा होनी चाहिए। हम हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। घोसी के चुनाव में कुछ स्थानीय कारण बने, ऐसे कैंडिडेट को लेके भी कुछ ऐसी चर्चाएं बनी जिसके कारण से रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया। लेकिन पहले भी कई बार बाई इलेक्शन में भाजपा हारी है और लोगों ने उसका विश्लेषण किया है कि इस बार तो भाजपा यूपी में निपट जाएगी। और फिर आपने 2019 का चुनाव और कोरोना काल के बीच में 2021 में यूपी स्टेट का भी चुनाव देखा है। दोनों बार भाजपा प्रचंड जीत से। लेकिन सर, अभी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार लगे रहे, 2 उप मुख्यमंत्री, दर्जनों मंत्री, फिर भी इस प्रकार की हार। मायावती जी ने भी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। कहा जा रहा था कि बीजेपी में वोट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, यह भी देखना था। सारा चीज़ फेल हो गया। देखिए, एक फर्क भी सामने आया। फर्क यह है कि योगी जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से भाजपा के पूरा संगठन के साथ लगना भी चाहिए। लेकिन योगी जी की यूपी सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया। बनिस्पत तुलना करिए बंगाल के चुनाव को। बंगाल के चुनाव में क्या होता है, वहां पे प्रशासन लग जाता है चुनाव जितवाने में, और सिलीगुड़ी के पास की जो हमारी सीट थी सिलीगुड़ी के अंदर की, उसमें आपने रिजल्ट देखा। और ये हर एक चुनाव में हो रहा है बंगाल में।
पंचायत के चुनाव में 30 से अधिक राजनीतिक मर्डर हुए हैं और ये रिकॉर्डेड है। अब आ जाइए झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय अपने कैंडिडेट को चुनाव से कुछ दिन पहले बिना जीते हुए कैंडिडेट को मंत्री बना देते हैं। यह क्या शासन का दुरुपयोग नहीं है कि जनता को गुमराह करने का काम नहीं है? तो फर्क क्या है कि योगी जी आज देश के सबसे मजबूत सीएम में से एक हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, जिस कारण से हार गई। और लेकिन इसका और मतलब टीएमसी सर कि जनता ने नकार दिया। बिल्कुल नहीं। आप मैं अभी आपको कह देता हूं, कोई माइका लाल बताए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से अधिक सीट किस पार्टी को आएगी यूपी में? अभी तो करना मुश्किल है, क्योंकि INDI के बनने के बाद से निश्चित तौर पर मोदी जी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। देखिए, जितना तिकड़म लगा लीजिए, आएगा तो मोदी ही, और ये सबको पता है। ये आपके कहने से तो नहीं आ जाएगा। नहीं, मेरे कहने से नहीं आएगा, जनता के कहने से आएगा, जनता के करने से। आप लोग तो शुरू में अस्तित्व नकार रहे थे कि विपक्ष में गठबंधन ही संभव नहीं है। 3-3 बैठक हो गई लगातार। जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है गठबंधन, बीजेपी की हालत खराब है और नजर भी आ रहा है। अभी आप देख लीजिए उपचुनाव में क्या स्थिति है। क्या पहले ऑपोजिशन का गठबंधन नहीं हुआ था 19 में? नहीं था क्या? था ना जी। फर्क यह है कि उस समय उसको यूपीए का नाम दिया गया था। अब जो है, जैसे आर्थिक क्षेत्र में कोई कंपनी जब दिवालिया हो जाती है तो उस कंपनी का नाम बदलकर काम को आगे बढ़ाने का काम होता है, नया नाम देकर, है ना? वैसे ही यूपीए दिवालिया हो गई। इतना करप्शन का बोझ, इतने तरह के सवाल जुड़े हुए थे कि यूपीए का नामकरण बदल के उसको इंडी अलायंस दे दिया गया। क्यों? जनता को गुमराह करने के लिए कि कोई हमको इंडिया बोले। हमको इंडिया बोलने से लोग इंडिया मानेंगे नहीं। लोग ये जानते हैं, लोग नहीं मानेंगे सर, लेकिन आप लोग तो नाम तक चेंज कर रहे हैं देश का। एक इलाहाबाद का नाम चेंज करने में कितना करोड़ खर्च हुआ? कहा जा रहा है कि 14,000 करोड़ का खर्च आ जाएगा अगर नाम भारत होता है तो। आप हमको एक बात बताइए कि जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं जी, उन्होंने संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ा है? प्रथम आर्टिकल जो संविधान का है वो प्रथम पंक्ति में कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया वो जो भारत है। इंडिया जो नाम है, ये नामकरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। भारतवर्ष वो है जिसकी पहचान हजारों हजार साल की है। खैर, इस पर चर्चा तो लंबा चल सकता है सर, लेकिन माना जाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और भारत नाम मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगा दूसरे तरह से कि बंबई की बैठक में इंडी अलायंस वालों ने तय किया कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा जी। इंडी अलायंस वालों ने बंबई बैठक के तुरंत बाद चेन्नई से उदयनिधि स्टैलिन जी ने सनातन धर्म को जी, हम उसी पर आ रहे थे सर, डेंगू और मलेरिया से तुलना कर दिया। उसके बाद सर राजा ने पूरी कर दी और उसके बाद जगता बाबू ने पूरा कर दिया। तो ये जो है इनकी सोची समझी रणनीति है। बंबई में तय हुआ है कि अटैक करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इनका असली रंग, असली चरित्र देश के सामने अभी ही आ गया। सनातन इतना कमजोर नहीं है कि इन चंद लोगों के चाहने से किसी प्रकार का कोई, सीधी सी बात है। ये तो आपने बिल्कुल सत्य बात कहा कि सनातन कमजोर नहीं है, लेकिन ये हमारे कुछ भाई भूल जाते हैं कि जो सनातन माला जपने का कला सिखाता है वही भाला फेंकने का भी कला सिखाता है। तो सनातनी अपने धर्म की रक्षा करना पूरी तरह जानते हैं, और धर्म पे जो टीका टिप्पणी हो रही है ये शर्मनाक है। और मैं तो उदयनिधि जी और उनके पिताजी स्टालिन जी को कहूँगा कि अगर उनको इतना परेशानी है सनातन से, तो पहले अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको मंदिर जाने से रोक लें। और दूसरी बात, थोड़ा सा द्रविडियन कल्चर, द्रविड़ इतिहास को पढ़ें। संगम संस्कृति जो कि जनक है द्रविड़ इतिहास की, उस संगम संस्कृति का सृजन कहां से हुआ? सनातन धर्म गुरुओं के कारण संगम परंपरा बनी, जिस संगम परंपरा को लेकर चोला और पल्लव
डायनेस्टी, ऐसे कई सारे साम्राज्य आगे बढ़े और उन्होंने ही, तमिल लोगों ने ही हिंदू धर्म का विस्तार कंबोडिया तक किया, इंडोनेशिया तक किया। आज भी जितने मंदिर और ट्रस्ट को तमिलनाडु सरकार मदद करती है, उतने मंदिर और ट्रस्ट को किसी प्रदेश की सरकार मदद नहीं करती है। लेकिन सर, अगर मान लिया जाए कि INDA का यही स्वरूप रह गया, हालांकि हम लगातार कहते हैं कि स्वरूप नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी भी समय फिर से पलटी मार सकते हैं, ये हमारा खुद का आकलन। तो अगर ये स्थिति रह गई तो भाजपा के लिए 2024 की क्या स्थिति? देखिए, मैं यही बात आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इंडी अलायंस तो बन गया, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि संयोजक कौन होगा। कभी कहते हैं कि अनेक संयोजक हो जाएंगे, नेता कौन होगा यह तय नहीं कर पा रहे हैं। सीट का बंटवारा में दिक्कत है। कल ही देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस के बिहार के प्रदेश, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना नेता तय हो पा रहा है, ना सीट बंटवारा तय हो पा रहा है, ना कोई नीतिगत निर्णय आ रहा है कि किस एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो सामने एक ही चीज आई है, सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, सनातन धर्म को अटैक करो, यही आया है ना सामने। तो धीरे धीरे इनका जो काला चरित्र है वो जनता के सामने आ जाएगा। 2024 में आपको लड़ाई है कि नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि हर एक चुनाव भाजपा पूरी गंभीरता से लड़ती है, हर एक चुनाव भाजपा लगन से लड़ती है, हर एक चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से जाती है। कहा जा रहा है कि 150 नए चेहरे, पुराने जो चेहरे हैं जो 2 बार से 3 बार तक जीत चुके हैं, उन सबको हटाया जाएगा। देखिए, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं टिकट मिलेगा, ये हमारा जो है चुनाव समिति जो केंद्रीय होती है वो तय करेगी। लेकिन बात यह है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव होना है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें या उनसे बेहतर कोई चेहरा सामने है, इसी मुद्दे पे चुनाव होना है। सामने न कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, और ये जो गठबंधन है, आप लिख के ले लीजिए, इंडी अलायंस जिसका नाम है, मई 2024 में एक तरफ मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे और दूसरी तरफ ये बिखर के छिटक जाएगा इंडी अलायंस, जिसका नाम आप कभी नहीं सुनिएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, ये तितिर बितिर होने लगते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट को एक तरफ और कांग्रेस को एक तरफ लेके बैठ सकती हैं वो इंडी के मीटिंग में, लेकिन जब बंगाल लौटेंगी तो क्या होगा। माना जाए कि त्रिपुरा में जिस प्रकार से आपने बीजेपी की नाक बचाई है, पटना साहिब से इस बार ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर सारे निर्णय लेती है और हम कार्यकर्ता लोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं पटना साहिब से। मेरी कोई तैयारी नहीं हो रही है, मैं कार्यकर्ता की तरह अपने पार्टी के दिए हुए काम में लगा हूं। मेरी माटी मेरा देश का जो हमारा अभी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पूरे बिहार, पूरे देश के सभी कार्यकर्ता लगे हैं, मैं भी उसी काम में लगा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कहा जा रहा है कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक सामने है। क्या कुछ सामने आएगा? क्योंकि मोदी जी तो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी के बारे में यही विशेषता है कि मोदी जी बड़े फैसले लेते हैं, मजबूत फैसले लेते हैं और देश हित में फैसले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की रणनीति कोई पकड़ ले, ये ऑपोजिशन के आप पूरे मीडिया सर्कल में किसी का मादा नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं, बार बार मोदी जी इसको स्पष्ट भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है 18 और 22 के बीच में देश हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं, तो अभी तक सामने नहीं आया और देश उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और देश जानता है और ये मानता है कि मोदी जी जो भी करेंगे वो देश के बेहतरी के लिए ही करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के सहप्रभारी ऋतुराज सिन्हा। सीधे तौर पर तो इन्होंने पटना साहिब से अपनी दावेदारी को ना नकारा है ना स्वीकार किया है, लेकिन हमारा दावा है कि ऋतुराज सिन्हा लगातार पटना साहिब से प्रयासरत हैं और मोदी जी को लेकर के हमारा जो शुरू से आकलन रहा है कि जिस प्रकार की बातें चल रही है वो कोई बात सामने नहीं आएगा। 18 से 22 सितंबर तक वैसे फैसले आप देखेंगे, क्योंकि मोदी जी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वैसे में वन नेशन वन इलेक्शन, भारत नाम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो अचानक से सामने आएगा। क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग के साथ।